हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर में कल सिर्फ एक शपथ होगी जिसके लिए बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहां पर मौजूद होंगे। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी का समारोह बड़ा होगा जिसके लिए बड़ी तैयारी भी हो रही है। आज शाम 4:15 बजे भूपेंद्र पटेल का नाम अनाउंस हुआ तो सारे एमएलए, सारे मंत्री, सारे नेता चौंक गए थे। मगर भूपेंद्र पटेल को यूं ही नहीं चुना गया है, इसके लिए पूरा होमवर्क हुआ है। कुछ होमवर्क दिल्ली में हुआ और कुछ गांधीनगर में हुआ। फाइनल मुहर नरेंद्र मोदी की लगी। विजय रूपाणी को बदलने का फैसला 2021 की शुरुआत में ही ले लिया गया था। इसके लिए फील्डिंग सजाई गई, मीटिंग्स हुई, फिर अचानक निर्णय सामने आया। नरेंद्र मोदी ने यह चौंकाने वाला फैसला किस वक्त लिया, किस पल लिया, मोदी ने किससे पूछा और किससे नहीं पूछा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिला। चौंकाने वाला यह फैसला खुद नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत सोच समझकर, सारे फीडबैक लेकर 360 डिग्री एनालिसिस के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को नया सीएम दिया है। इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई ले भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बगैर गुजरात के बारे में कोई भी नेता ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता। नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को सबसे आगे वाली कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ने बिठाया है। गांधीनगर में जो हुआ उस पर नरेंद्र मोदी की मुहर साफ है। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। देखो आए इधर। गुजरात में चेहरा बदलेगा, इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में ही हो गई थी। इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में तय हो गया कि सीएम विजय रूपाणी बदले जाएंगे और सितंबर के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपना लेफ्टिनेंट बदल दिया। अब भूपेंद्र पटेल नरेंद्र मोदी के सपनों का गुजरात बनाएंगे, लेकिन उनकी पहली चुनौती विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की होगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल वार्ड लीडर से पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनको चुनने का फैसला आसान नहीं था। गुजरात में नरेंद्र मोदी को कई समीकरण साधने थे। पाटीदार समाज की नाराजगी दूर करने के साथ साथ सारे नेताओं को साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल के करीबी हैं भूपेंद्र पटेल। 2017 में वो घाट लोडिया से बीजेपी के विधायक बने। घाट लोडिया आनंदीबेन का चुनाव क्षेत्र हुआ करता था। घाट लोडिया से भूपेंद्र पटेल 1,17,000 वोटों से जीते थे। भूपेंद्र पटेल साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लो प्रोफाइल होने की वजह से उनके सियासी दुश्मन बहुत कम हैं। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रह चुके हैं। वो अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी कमेटी के चेयरमैन भी रहे। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सी आर पाटिल साहब,
और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। जिनके नाम पर विकिपीडिया में सुबह तक कुछ भी नहीं था, गूगल में जिनकी बस एक तस्वीर थी, ट्विटर पर जिनके 20,000 से भी कम फॉलोअर थे, नरेंद्र मोदी ने उस नेता को ढूंढ निकाला। सोचिए, नई बीजेपी का सर्च इंजन ऐसा है। कार्यक्रम चला। नरेंद्र भाई को मेरी शुभकामना। तो आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही होगा ना जी। सीएम जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। सीएम की रेस में सुबह से नितिन पटेल का नाम आगे था, लेकिन गुजरात के विधायकों को लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि दिल्ली से भूपेंद्र पटेल का नाम आ रहा है। यहां तक कि पार्टी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी तक को नए सीएम के नाम का अंदाजा नहीं था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली से हॉटलाइन पर जुड़े थे, लेकिन मोदी ने किसको चुना है, इसके बारे में उनको भी आइडिया नहीं था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लीडरशिप चेंज का ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय रखा। इस तरह से फैसले करना पीएम मोदी का सिग्नेचर स्टाइल कहा जा सकता है। वो अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते हैं। गांधीनगर में भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी विधायक दल की बैठक के रिकॉर्ड में तो यही दर्ज हुआ कि विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना, लेकिन इस बात में कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए कि भूपेंद्र पटेल को नरेंद्र मोदी ने चुना है। विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दिल्ली से नाम भेजा गया। विधायक दल की बैठक में नाम अनाउंस किया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और मोदी की पसंद पर विधायकों ने तुरंत मुहर लगा दी। हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा, अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपाणी जी ने इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देखकर ही नाम किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। भूपेंद्र पटेल के नाम पर विरोध की एक भी आवाज नहीं उठी। अखबारों में सुर्खियां बनने वाली सारी गुटबाजी ध्वस्त हो गई। जिसे मोदी ने चुना, उनके नाम पर सबने हाथ उठाकर समर्थन किया। नितिन पटेल फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी वो नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वो जिस आनंदीबेन पटेल के मेंबर हैं, उसी के मेंबर भूपेंद्र पटेल भी हैं। विजय रूपाणी के चेहरे की खुशी उनके चेहरे से झलकती है। गांधीनगर में बीजेपी के मुख्यालय कमलम में आज भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ भी दिखाई दी और यूनिटी भी। पार्टी ने जब भूपेंद्र पटेल का नाम अनाउंस किया, तब सभी मौजूद विधायकों ने दोनों हाथ उठा करके उनका समर्थन किया। विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा। नितिन पटेल हालांकि थोड़े मायूस जरूर दिखे, लेकिन उन्होंने भी खुलकर कोई विरोध नहीं किया। पटेल और पटेल का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अब नितिन पटेल पाटीदार कार्ड भी नहीं खेल सकते। हालांकि विजय रूपाणी आज काफ़ी खुश नजर आए। ऐसा लगता है पार्टी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भविष्य में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सुबह तक जिनके 14,000 ट्विटर फॉलोअर्स थे, वो शाम होते होते टॉप ट्रेंड बन गए।
मोदी के एक फैसले ने भूपेंद्र पटेल का सेंसेक्स बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद भूपेंद्र पटेल को प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव कुछ डिक्टेशन देते दिखे। नितिन पटेल यहां कोने में सबसे अलग दिख रहे हैं। 5 साल में दूसरी बार सीएम बनने का उनका सपना टूटा है। उनको राजभवन तक साथ जाना था, लेकिन शाम होने से पहले ही नितिन पटेल मेहसाणा के लिए निकल पड़े। गुजरात में उनके डिप्टी सीएम रहते पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नितिन पटेल के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा है। 2016 में भी नितिन पटेल सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन पहली बार विधायक बने विजय रूपाणी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिए गए थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा चेंज क्यों किया। गुजरात के हेवी वेट लीडर्स को इग्नोर करके नरेंद्र मोदी ने एक नए चेहरे को क्यों चुना। यहां यह समझना होगा कि मोदी का फीडबैक मैकेनिज्म सबसे सॉलिड गुजरात में है। गुजरात को नरेंद्र मोदी सबसे करीब से जानते हैं। गुजरात से ही मोदी को सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ऑफिसर मिलते हैं। यहीं से मोदी को ट्रस्टेड एडवाइस मिलती हैं। मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि गुजरात में कोई गड़बड़ हो। गुजरात में विजय रूपाणी को लेकर पैदा हो रही एंटी इनकम्बेंसी को सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही पढ़ा। अगर विधानसभा चुनाव में कोई गड़बड़ होती तो 2024 के लिए मोदी की चिंता बढ़ जाती। नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही गुजरात को एंटीडोट दे दिया। गुजरात में मोदी ने किन किन संकेतों को पकड़ा, उन सबको एक एक करके देख लेते हैं। 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी की परफॉर्मेंस गिरी है। गुजरात विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 का है। 2017 में बीजेपी के सिर्फ 99 विधायक जीते थे। 20 साल में पहली बार कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी को टक्कर दी थी। 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 3 सीटें जीती। 2021 के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी भी खाता खोल चुकी है। गुजरात में जब तक नरेंद्र मोदी सीएम थे, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिली। 2019 में यदि पार्टी का प्रदर्शन देखें तो बीजेपी ने गुजरात में क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2017 में उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था कि पार्टी खुल करके खुशियां मना सके। और पिछले कुछ सालों में यदि देखें तो विजय रूपाणी सरकार के खिलाफ भी नाराजगियां बढ़ी, जिसे पढ़ने में नरेंद्र मोदी ने देर तो नहीं की, लेकिन फैसला सोच समझ कर लिया। और ये कह सकते हैं कि फैसला लेने में हो सकता है 8-9 महीने की देरी हो गई हो, लेकिन जब उन्होंने निर्णय कर लिया तो उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई देर नहीं की। गुजरात में 15 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने सीएम बदलकर बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी 2 मैसेज दिए हैं। पहला यह कि बीजेपी में उसी नेता के हाथ में बागडोर होगी जो पार्टी को चुनावी जीत दिलाने का दम रखता हो, और दूसरा यह कि मोदी संगठन के काम पर बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव जितवा सकते हैं, इसलिए योगी के नाम पर मोदी का ओके है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ चुनाव जीतने पर संदेह था, इसलिए मोदी ने नो बोल दिया। विजय रूपाणी को भी इसी वजह से मोदी ने रेड सिग्नल दिखलाया। गुजरात से पहले मोदी ने उत्तराखंड का सीएम बदला, क्योंकि वहां भी चुनाव जीतना है। गुजरात के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी सीएम बदलने की सुगबुगाहट हो रही है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। चुनाव में परसेप्शन की लड़ाई होती है। पब्लिक का परसेप्शन जिस नेता के खिलाफ गया, वो मोदी की नजरों से उतर गया। गुजरात पर फैसला सीधे पीएम ले रहे हैं। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब सीआर पाटिल को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाकर गांधीनगर भेजा गया। गुजरात में चेंज होगा, यह मैसेज सबके पास था, लेकिन मोदी ऐसा चेंज करेंगे ये किसी को मालूम न था। मोदी ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो डटकर हां भी कह सके और जरूरत पड़ने पर ना भी। विजय रूपाणी यस मैन बनते चले गए, जो मोदी को नहीं चाहिए।
मोदी जब पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी दे सकते हैं। ऐसा पहले कर्नाटक में हुआ और ऐसा ही गुजरात में भी हुआ। और अब बात प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने अपनी जानी पहचानी जगह को चुना है। प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे रायबरेली पहुंच गई। उन्होंने 11:30 बजे बछरावा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। दोपहर 12 बजे वो मोहमू गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रियंका ने शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं से भी बात की। मीटिंग का सिलसिला दिन भर चला। रायबरेली में प्रियंका गांधी जहां गई, हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी वहां थी। रुचि कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि रायबरेली का मूड क्या है। क्या रायबरेली में गांधी परिवार का जलवा कायम है या यहां भी कांग्रेस के लिए मुकाबला मुश्किल होने वाला है? 2 दिन के रायबरेली दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा ने बजरंगबली के आशीर्वाद से की। प्रियंका गांधी ने लखनऊ रायबरेली बॉर्डर के पास चुरुआ हनुमान मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी ने प्रियंका को विधिवत पूजा करवाई। प्रियंका ने प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी ने प्रियंका को यूपी विजय का आशीर्वाद दिया। हम कामना करेंगे हनुमान जी महाराज से कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आए। हनुमान मंदिर के पुजारी ने प्रियंका गांधी को सिर्फ जीत का आशीर्वाद नहीं दिया, उन्हें एक सलाह भी दी। पुजारी ने प्रियंका को रायबरेली में ज्यादा से ज्यादा रहने को कहा, जिससे उनका लोगों से मेल जोल बढ़ सके। मैं सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ, आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए। और उत्तर प्रदेश में मैं इनसे कामना करता हूँ कि आपकी सरकार आए और आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी देखा, मैं पुजारी हूँ, मैं कोई पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना अच्छा काम आपके परिवार ने किया, जो बलिदान ने किया है, कोई आज तक करता। कोई यहाँ प्रधान का पद नहीं, लोग हम देखते हैं कि छोड़ना चाहते हैं। आपकी माता जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना रायबरेली का दौरा चुरुआ में हनुमान मंदिर से शुरू किया। सबसे पहले रायबरेली की सीमा में वो जैसी एंटर हुई, सबसे पहले इस मंदिर में आई, हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। तो ये चुरुआ का मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता रही है। यहाँ जब प्रियंका गांधी आई, आपने उनको पूजा अर्चना कराई, क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा भाई पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, तो हमने कहा ठीक है मैडम जी, आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं, हनुमान जी भी आपको देंगे, मगर भाई आप रायबरेली निवास करिए और यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, थोड़ा संगठन को अपना मजबूत करिए। अब आप तो दिल्ली रहती हैं, तो यहाँ आइए। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, हम आपकी बात मानते हैं, अब हमारा आना जाना रायबरेली लगा रहेगा। आपको लगता है कि यहाँ जैसे सोनिया गांधी बीमार नहीं आती हैं या प्रियंका गांधी कम आती, इसका असर है? अब इसका हाँ सर, थोड़ा सा लोगों में आक्रोश था, तो जो आक्रोश मैंने उनको बता भी दिया। जो लोग नहीं कह पाते थे, मैंने उनको कह दिया कि मैडम देखिए, रुकना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा और जनता से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे बाद आई भी हैं। तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में ये रहता है कि भाई हमारे नेता मिलते नहीं, क्योंकि आप भी जानती हैं नेता वही, आपकी नेता वही कहलाएगा जो जनता के बीच में जाएगा। अब वो जमाना मैडम जी चला गया कि पहले हम आए, हाथ हिला दिया, नमस्ते कर लिया गाड़ी में बैठ के। तो अब जनता बहुत समझदार हो गई, सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बात सुनेगा हम उसको वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का वोट भी चाहिए। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में कांग्रेस के ढीले पुर्जे कस रही हैं, संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चुरुआ हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी बुए मऊ पहुंची, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों और नगर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक की। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। प्रियंका दीदी ने हम लोगों को निर्देशित किया, जैसा कि हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, तो हम लोग जो है वार्ड की कमेटियां बनाएं और बूथ की कमेटियां बना, बूथ कमेटियां मजबूत बना करके बूथों पे जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की विचारधारा से अपने जैसे युवाओं को जोड़ने का काम किया जाए।
यही प्रियंका जी ने हम लोगों को आदेश किया और कहा उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनती है तो युवाओं को सर्वप्रथम रोजगार देने का हम काम करेंगे। 2022 के इलेक्शन पे जो पदाधिकारी भी हैं और आने वाले समय में समीक्षा कर रहे थे कि हम जो प्रत्याशी भी हैं जो बेस्ट से बेस्ट प्रत्याशी उतार सकें ताकि हमारा वोट बैंक और ज़्यादा ग्रोथ में आ सके, ग्रो कर सके और इसी का इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको पता है कि 22 का इम्पैक्ट 24 में भी पड़ेगा। मीटिंग से निकलकर प्रियंका गांधी मोहनगंज गई। वो उन परिवारों से मिली जिनके बच्चों की मौत 6 दिन पहले दीवार गिरने से हुई थी। इससे पहले प्रियंका ने पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से भी बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। आप लोग एक ग्रुप बना के मुझे अलग से मिलो। मिलने का समय कैसे मिलेगा? मैं इनको बता दूंगी। अध्यक्ष जी पहले आप इनसे मिल लीजिए और अगली बार मैं आऊंगी तो मैं मिल लूंगी। ठीक है अध्यक्ष जी, मिल लेंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी से आज हम लोग मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में अपने पार्टी के एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रखें और जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। प्रियंका गांधी अच्छी तरह समझ रही हैं कि बिना लोगों से संपर्क किए यूपी की चुनावी बिसात जीतना संभव नहीं होगा। इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों को बड़े लेवल पर जनसंपर्क करने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही रायबरेली के आम लोग चुनाव की बात करने लगे हैं। रायबरेली में गांधी परिवार का कितना असर है, कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है, रायबरेली के लोग क्या करने का मन बना रहे हैं, हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने ग्राउंड पर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस का लग रहा है माहौल। अब तो प्रचार शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे जब प्रचार शुरू होगा तो आदमी माहौल बनाएगा। हाँ, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं अच्छा लगता है तो विचार जनता बनाएगी कैसे। पहले अच्छा खासा माहौल चलत रहा, गांव ठीक रहा है, अब तो सब लूटमारी चल रही है। कौन फायदा है इस जीने से? अब दीदी हम तो हमेशा उनको ही जिताया और उनको ही जिताएंगे। इंदिरा उनको कांग्रेस सोनिया गांधी सब दिन हमने उनको ही दिया और हमारे जिला से वो निकलती हैं। प्रियंका गांधी आई है यहाँ से, सोनिया गांधी एमपी भी हैं, प्रियंका गांधी मीटिंग वगैरह करी, उनका कोई असर देखती है बट उतना खास तो नहीं है। नहीं, केवल अपने लोग जो इनके मुखिया हैं यहाँ के वही के वो उनसे बात करके चली जाती, जनता के बीच में नहीं आती है। 5 सालों में 5 मरते आती हैं। अब वो महीना आ गया है लमसम चुनाव का, अब चुनाव में ही आएंगी 1 दिन 2 दिन के लिए, बाकी फिर चली जाएंगी। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें रायबरेली सदर, बछरामा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। रायबरेली सदर से अदिति सिंह जीती थी, जबकि हरचंदपुर से राकेश सिंह जीते। लेकिन अब हालत यह है कि कांग्रेस के दोनों विधायक बागी हो गए हैं। चर्चा है कि दोनों विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आज जिस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में मीटिंग कर रही थी, नेताओं से बात कर रही थी, कांग्रेस विधायक राकेश सिंह मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने इसकी वजह बताई, वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त रायबरेली में कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है। कांग्रेस की पॉलिसी जो है बड़ी खराब है। एक तो ये लोग जनता से लगाव नहीं रखते। जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी आई और रायबरेली से कितने बार ये लोग प्रधानमंत्री बने। अब आप समझिए 2.5-3 साल बाद प्रियंका गांधी लौट के आ रही हैं। अब चुनाव के टाइम इनके पास क्या कोई, इतना तो सभी लोग जानते हैं, पब्लिक कहे भले न कुछ, लेकिन जब नेता क्षेत्र में जाता है तो उसको सुनने को मिलता है। अब हम लोग अगर जाते हैं क्षेत्र में तो लोग बताते नहीं कि प्रियंका गांधी आपकी जो है 2.5 साल हो गया तब नहीं आई। अब आप देखिए कोरोना खत्म हो गया, कोरोना में योगी जी जो है लोगों को संरक्षण दें और चुनाव में जो है वोट लेने प्रियंका गांधी आ जाए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने ही विधायक के मुंह से ऐसी बातें सुनना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे क्लियर मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस नेताओं को ही गांधी परिवार पर भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि प्रियंका रायबरेली पर अपना फोकस बढ़ा रही हैं। प्रियंका और उनके करीबी समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को यूपी में कुछ कमाल करना है,
2022 विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ा रोल निभाना है तो दारोमदार उन सीटों पर होगा जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीटें रही हैं, यानी वो सीटें जहां कांग्रेस ऐसे वक्त में भी जीतती रही है जब पूरे देश में उसके खिलाफ हवा चल रही थी। रायबरेली और अमेठी ऐसी दो लोकसभा सीटें हैं जो यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रही हैं। इन दोनों जगह कांग्रेस लंबे समय से जीतती रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी हार गए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से जीती। कांग्रेस रायबरेली लोकसभा सीट पिछले 23 साल से लगातार जीत रही है। 17 साल से सोनिया गांधी लगातार यहां से सांसद हैं। प्रियंका गांधी के लिए चिंता की बात सिर्फ ये नहीं है, रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ रही है। भले ही रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस 23 साल से जीत रही हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेंड कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने वाला है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को करीब 56% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 8% गिर गया। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिले थे, जो 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 17% ज्यादा थे। यानी रायबरेली जो कांग्रेस का मजबूत किला है, वहां कांग्रेस का वोट तेजी से घट रहा है, जबकि बीजेपी बढ़त बना रही है। प्रियंका गांधी के पास पूरे यूपी की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने सबसे मजबूत किले में ही कांग्रेस कमजोर रही तो सवाल सीधे गांधी परिवार पर खड़े होंगे। इसलिए प्रियंका गांधी अभी से रायबरेली पर ध्यान दे रही हैं। जिस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में मीटिंग कर रही थीं, कार्यकर्ताओं से मिल रही थीं, बीजेपी के नेता भी लोगों से मेल मुलाकात बढ़ा रहे थे। बीजेपी के लोकल लीडर कह रहे हैं माहौल बीजेपी का है, प्रियंका गांधी जितने भी दौरे कर लें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। माहौल पूरा भाजपामय है, भगवामय है। पूरी जनता मोदी और योगी के नारे से गुंजायमान हो रही है और आप ये समझ लीजिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला उत्तर प्रदेश में। अमेठी तो चला गया है, रायबरेली बची, उसी की जमीन तलाशने के लिए निकली है, लेकिन जमीन बची नहीं है कांग्रेस की। केवल चुनाव के टाइम मीटिंग करना ये जनता जानती है ना, जनता बेवकूफ नहीं है। रायबरेली की परम सम्मानित जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो छलावों में आ जाए। यूपी में कांग्रेस की हालत सुधारने के लिए प्रियंका गांधी खूब मेहनत कर रही हैं। रायबरेली आने से पहले वो 3 दिन तक लखनऊ में डटी रही। प्रियंका गांधी ने 3 दिन तक पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। प्रियंका ने जिला और शहर अध्यक्षों, प्रदेश सचिवों, महासचिवों और प्रदेश उपाध्यक्षों से एक-एक कर रिपोर्ट ली। शुक्रवार और शनिवार को प्रियंका ने ताबड़तोड़ बैठक की। प्रियंका ने यूपी के 831 ब्लॉक, 2614 वार्ड और 8134 न्याय पंचायतों की रिपोर्ट पर मंथन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में थे। उन्होंने कुशीनगर के लिए कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। योगी ने कांग्रेस को लेकर एक भविष्यवाणी की। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार। विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया होता तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए और कांग्रेस की सरकारों का पूरा इतिहास बताया। राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है।
कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। प्रियंका गांधी तो एक्टिव है, लेकिन पार्टी का संगठन कमजोर है। पार्टी संगठन में जान फूंकने के लिए तय हुआ कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इन कोशिशों का यूपी की सियासत पर क्या असर होता है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आतंकियों के कायराना हमले की एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।